चलिए तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है जनसंख्या घनत्व एवं वितरण। तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे, इस अध्याय में हम पढ़ने वाले जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, यह भी पढ़ेंगे कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहा जाता है, और साथ ही यह पढ़ेंगे कि हम प्रवास के बारे में, और जानेंगे लोग एक जगह से दूसरी जगह छोड़कर क्यों जाते हैं। तो ये सभी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये तीनों महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिसके अंतर्गत हम कई सवालों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर है जनसंख्या घनत्व की परिभाषा। प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। यानी एक वर्ग किलोमीटर अंतर्गत जितने भी व्यक्ति रहते हैं उसके घनत्व को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जैसे सूत्र की बात करेंगे, जनसंख्या घनत्व का हो जाएगा जनसंख्या बटा क्षेत्रफल हो जाएगा। जनसंख्या बटा क्षेत्रफल, जितनी जनसंख्या है उसको हम क्षेत्रफल से डिवाइड करेंगे तो यही क्या कहलाएगी, जनसंख्या घनत्व कहलाएगी। प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। याद रहेगा सबको, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग को याद करना है। प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। सूत्र की बात करेंगे तो जनसंख्या बटा क्षेत्रफल होता है, याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, सघन आबादी किसे कहते हैं। सघन आबादी किसे कहा जाता है। विश्व में सघन आबाद क्षेत्र उन क्षेत्रों को कहा जाता है। सघन आबाद किसे कहते हैं। विश्व में सघन आबाद उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहाँ की आबादी 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। सघन आबादी बोला जाता है 200, प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में 200 से अगर अधिक व्यक्ति रहता है तो उसे सघन आबादी वाला क्षेत्र कहा जाता है। याद रहेगा आपको, जैसे यूरोप का उत्तर पश्चिमी भाग, अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग, वहाँ जो है ना अनेक मतलब प्रत्येक वर्ग किलोमीटर पर 200 से अधिक जनसंख्या निवास करती रहती है, तो उसे क्या कहा जाएगा, सघन आबादी क्षेत्र कहा जाएगा। सघन आबादी क्षेत्र कहा जाएगा, याद रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आपके समक्ष यहाँ पर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, अब देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये दोनों क्वेश्चन को आप नोट आउट एक बार कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें ताकि वो भी लाभ उठा सके। पहला चैप्टर मैं आपको दे चुका हूँ। पहला चैप्टर यदि आप नहीं देखेंगे तो पहला चैप्टर देख ले ताकि दूसरा चैप्टर आपको अच्छे प्रकार से समझ में आएगी। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। जनसंख्या वृद्धि किसी भी क्षेत्र में एक विशेष समग्र अवधि के दौरान हुए जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। किसी भी क्षेत्र में एक विशेष समय अवधि, मतलब निश्चित समय अवधि रहेगा, उसके दौरान जो जनसंख्या में परिवर्तन आएगा, उस अवधि के दौरान, उस समय के दौरान जनसंख्या में जो परिवर्तन आएगा उसको जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। समझ गए। यह परिवर्तन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। धनात्मक या ऋणात्मक, प्रत्येक किसी भी समय अवधि के दौरान जितना भी प्लस पॉइंट होगा, मतलब जितना जनसंख्या बढ़ेगा या जितना मृत्यु दर होगी उसको हम ऋणात्मक बोलेंगे। तो धनात्मक या ऋणात्मक किसी भी दर को हम क्या बोलेंगे, जनसंख्या वृद्धि बोलेंगे, जनसंख्या दर बोला जाएगा। वृद्धि दर या न्यूनतम, हम अधिकतम मान हो सकता है या न्यूनतम मान हो सकता है। ऋणात्मक भी धनात्मक दोनों में से कोई हो सकता है। इसी को क्या बोलेंगे, जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। याद रहेगा, किसी भी क्षेत्र में एक विशेष समग्र अवधि के दौरान हुए जनसंख्या में परिवर्तन को क्या बोला जाएगा, जनसंख्या वृद्धि कहा जाएगा। यह परिवर्तन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। अब हम समझते हैं जनसंख्या में परिवर्तन के घटक। जनसंख्या में परिवर्तन के घटक मुख्य रूप से तीन होते हैं, और यही तीन आपके जनसंख्या वृद्धि कहलाते हैं। जैसे कि व्यक्ति अगर जन्म लेते हैं उससे भी जनसंख्या बढ़ेगी तो उसको जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। मृत्यु कमी होगी तो उससे भी जनसंख्या वृद्धि बोलेंगे। जनसंख्या दर उससे भी प्रभावित होता है। उसके बाद प्रवास, कितने व्यक्ति रह रहे हैं यहाँ, कितने व्यक्ति यहाँ से चले गए दूसरे जगह, एक स्थान से दूसरे जगह जाना, इससे भी क्या होगी, जनसंख्या में वृद्धियाँ होगी, कमी होगी या वृद्धि होगी, तो इसी को क्या बोलेंगे, जनसंख्या दर वृद्धि बोलेंगे। तो जन्म हो गया, वृद्धि हो गया, प्रवास हो गया। जनसंख्या में परिवर्तन के तीन घटक हैं मुख्य रूप से।
समझ गए। आपको यहाँ पर 3 टाइप आपको मिले कि जन्म होगा, या तो मृत्यु होगा, या प्रवास होगा। तो उससे क्या होगी, जनसंख्या में वृद्धि होगी, परिवर्तन होगी। जनसंख्या परिवर्तन के ये तीनों घटक हैं मूल रूपों से, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन है? जन्म हो गया, मृत्यु हो गया, और आपका प्रवास हो गया। तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दे, ताकि वो भी इस चैनल के लाभ उठा पाएँ और 12 एवं 10 के सभी विषयों के सभी चैप्टर का जानकारी प्राप्त हो सके उन्हें। और अब अगले सवाल पर हम चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पर हमारा है जी, इसको नोट आउट सब कर लीजिए, कमेंट सेशन में बताइएगा कि हाँ अगला कौन सब्जेक्ट शुरू करें। राइट, चलिए देख लीजिए दूसरा सवाल। ओके, देखते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है? लाइबेरिया। ये पॉइंट वाइज आप बना लीजिएगा। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है लाइबेरिया, और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश लाटविया। किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो अफ्रीका की ध्यान रखेंगे, अफ्रीका महादेश की वृद्धि दर जो है सबसे अधिक है, अधिक जनसंख्या वहाँ पर वृद्धि होती है। तो पॉइंट वाइज इसको आप लोग बना लेंगे। इसी क्वेश्चन के नीचे सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है? लाइबेरिया। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है लाटविया। और किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो अफ्रीका। इस तीनों पॉइंट को आपको मूल रूप से ध्यान रखना है। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर, एक बार रिपीट करता हूँ, जनसंख्या वृद्धि दर क्या हो जाएगा? लाइबेरिया। जनसंख्या वृद्धि दर कम लाटविया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रवास क्या होता है? मनुष्य का एक स्थान से, प्रवास क्या बोलेंगे? मनुष्य का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना क्या कहलाएगा? प्रवास कहलाएगा। याद रहेगा, प्रवास क्या होगा? मनुष्य का एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। और वह स्थान जहाँ से लोग चलते हैं उसको उद्गम स्थान बोलेंगे, और जहाँ पहुँच जाते हैं उसको हम क्या कहेंगे? गंतव्य स्थान कहेंगे। तो याद रखेंगे, उद्गम स्थान क्या कहेंगे? जहाँ से लोग चलते हैं, मतलब जैसे कहीं से वह दूसरे जगह जाने के लिए प्रवास कर रहा है, तो जहाँ से वह जाएगा व्यक्ति उसको हम बोलेंगे प्रवास स्थान, और जहाँ पर पहुँचेगा, जहाँ पर रहेंगे उसको बोलेंगे हम गंतव्य स्थान। प्रवासी अस्थाई मौसमी हो सकता है, ठीक है। गांव से एक गांव से दूसरे गांव जा सकते हैं, या एक गांव से दूसरे नगर जा सकते हैं, या नगर से किसी दूसरे नगर जा सकते हैं, या एक नगर से किसी गांव में जाया जा सकता है। तो प्रवासी क्या हो सकते हैं? अस्थाई, अस्थाई या मौसमी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे, प्रवास अस्थाई, अस्थाई, मौसमी हो सकते हैं। तो याद रखेंगे इस पॉइंट को। उद्गम स्थान जहाँ से लोग चलते हैं, गंतव्य स्थान जहाँ पर लोग जाकर रहते हैं या आगमन करते हैं, जहाँ आते हैं लोग उसको बोलेंगे गंतव्य स्थान। प्रवास अस्थाई, अस्थाई या मौसमी हो सकता है। अगला है आपका प्रवास के कारण। प्रवास आदमी क्यों करते हैं? तो प्रवास जो है 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिकर्ष कारक होते हैं, एक प्रवास के 2 कारण, प्रतिकर्ष कारण होते हैं और एक अपकर्ष कारक होते हैं। प्रतिकर्ष कारक क्या है? जैसे कि बेरोजगारी हो गया, रहन सहन की निम्न दशा, राजनीतिक उपद्रवता। तो इस कारण से भी लोग क्या करते हैं? प्रवास करते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान जाना चाहते हैं। यह हो गया प्रतिकर्ष कारक। और अपकर्ष कारक काम के बेहतर अवसर, रहन सहन की अच्छी दशा, समझिए काम के बेहतर अवसर को प्रदान करने के लिए। मान लीजिए यहाँ पर अगर रह रहे हैं, अगर उसको बेहतर काम नहीं मिल रहा, अच्छा से रहन सहन नहीं हो पा रहा, बेरोजगारी से वह जूझ रहा है, दशा उनकी ठीक ठाक नहीं रह रही है, तो ये सारी मुद्दाएं के कारण, ये सभी के कारण वो क्या करते हैं? प्रवास करते हैं, समझ गए। तो प्रतिकर्ष कारक हुआ कि बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशा हो जाती है, या राजनीतिक उपद्रव के कारण, या अगला समझ सकते हैं कि प्रतिकूल जलवायु उसके अनुकूल नहीं होती है, महामारियाँ मतलब बीमारियों के कारण, अशांति, लड़ाई झगड़ा, तो ये सभी के कारण आदमी क्या करते हैं? प्रतिकर्ष कारक के दौरान प्रवास करते हैं। अपकर्ष कारक क्या है? तो यहाँ अपकर्ष कारक हो सकते हैं कि काम के बेहतर तलाश के लिए वो जाते हैं, और भी यहाँ से और अच्छी दशा और बेहतर दशा उसकी बनाने के लिए, शांति एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, अनुकूल जलवायु या वहाँ का पर्यावरण अनुकूल उनको नहीं लगता,
तो उसके लिए वो वहाँ पर जाते ताकि उसको अनुकूल वातावरण मिल सके, अनुकूल जलवायु मिल सके, एक अच्छा सा माहौल प्राप्त हो सके। तो ये सभी के कारण क्या करते व्यक्ति प्रवास करते हो। तो प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में अंतर भी पूछे जाते, इससे आप अंतर भी इसका लिख सकते हैं, समझ गए। तो आप ध्यान रहेगा आपको प्रतिकर्ष कारक क्या हो सकते हैं प्रवास के, और अपकर्ष कारक प्रवास के क्या हो सकते हैं। तो आपको इसे क्या करना है, नोट आउट कर लेना है स्क्रीनशॉट करके, और इसे याद कर लेना है। इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्राप्त हो जाएंगे, बन सकते हैं। मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा लास्ट में क्लास आपके बाद, सारे चैप्टर के बाद हाँ करवाता हूँ। और मेरा फर्स्ट चैप्टर का उसमें डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। हाँ तो दोस्तों जल्दी से लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपको प्रत्येक चैप्टर का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और थ्योरी सहित वर्णन करता मैं चलूँगा। आर्ट्स व साइंस सभी का सब्जेक्ट PDF के तौर पर आपको स्क्रीन पर भी मिलेगा, उसको आप नोट आउट कर अपना फेयर भी बना सकते हैं और याद कर सकते हैं उसको आसानी से। एक भी पॉइंट आपको छूटने नहीं दूंगा, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पर पहले है भौगोलिक कारक, प्राकृतिक भौगोलिक कारक, ठीक है, प्राकृतिक होते हैं। जैसे जल की उपलब्धता, जल ही क्या है, जीवन। जल की उपलब्धता के कारण जल ही जीवन है, अतः लोग ऐसी जगह पर रहना पसंद करते हैं जहाँ आसानी से जल उपलब्ध हो जाए, क्योंकि जल कृषि, पीने, उद्योगों आदि जगह उपयोग होता है। जल की उपयोगिता हमारे जीवन में बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। अगर जल आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाए तो हम खेती अच्छा से नहीं कर पाएंगे, हम ठीक से मतलब कपड़ा लत्ता, नहाना, खेतों की सिंचाई, घर की साफ सफाई, ये सारी कार्य के लिए हमें जल की उपलब्धता चाहिए। अगर नहीं हो पाएगी तो हम नहीं रह पाएंगे। तो पहला जनसंख्या वितरण की प्रभावित करने वाली ये कारक होगी कि जल की उपलब्धता, ठीक है। ध्यान रहेगा आपको, जल की उपलब्धता बहुत ही मूल मुद्दा यह है कि जल की उपलब्धता होना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल है तो भोजन बनाएंगे, जल है तो घर को साफ सफाई रखेंगे, जल है तो अपने कपड़ों की सफाई रखेंगे, जल है तो जीवन है। शॉर्ट में ध्यान रखना, जल है तो जीवन है, जल के बिना कुछ भी संभव नहीं है, अतः जल की उपलब्धता होनी चाहिए। दूसरी है भू आकृति। भू आकृति ये क्या होता है कि पहाड़ी स्थानों पर लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ न तो जीवन सरल है, न ही कृषि, न ही जीवन आसानी से जी सकते हैं वहाँ पर, और न ही कृषि आसानी से हो सकती है वहाँ पर। कृषि सारे प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, तो हम लोग का भरण पोषण अच्छे से नहीं हो पाएगा। ऐसे में लोग समतल क्षेत्र की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। ऐसे में लोग क्या करते हैं, समतल क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं, जहाँ पर सुविधाजनक रूप से रहा भी जा सकता है, और वहाँ पर क्या होगा, कृषि भी आसानी से कर सकेंगे, हम लोग अपना भरण पोषण कर सकेंगे। तो भू आकृति जो है क्या होनी चाहिए, पहाड़ी नहीं होना चाहिए, उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर मतलब व्यक्ति लोग रहना पसंद करते हैं वैसी अनुकूल वातावरण होनी चाहिए, वैसी भू आकृति होनी चाहिए, ताकि हम उस क्षेत्र की ओर आकर्षित रहें और भी व्यक्ति इस ओर आकर्षित होकर के यहाँ पर रहें। अगला हमारी मृदाएँ, ठीक है। भू आकृति में तो आपने समझ गया, जल की उपलब्धता जरूरी है, भू आकृति जरूरी है, भू की आकृति अच्छी होनी चाहिए। अगला जरूरी है कि मृदाएँ, वो मिट्टी, हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ की मिट्टी कैसी है वो भी निर्भर करता है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने के कारक में। लोग हमेशा ऐसे स्थान पर रहना पसंद करते हैं जहाँ मृदा उपजाऊ हो। मिट्टी की बात करेंगे तो मिट्टी जो है वैसी मृदाएं के स्थान पर लोग रहना पसंद करते हैं जहाँ पर क्या हो, मृदा उपजाऊ हो। मिट्टी उपजाऊ होगा तो ही हम वहाँ पर रहना पसंद करेंगे, नहीं तो हम चाहेंगे कि दूसरे क्षेत्र में रहेंगे तो वहाँ पर फसल उपजा करके हम गुजर बसर कर लेंगे, भरण पोषण अपना करेंगे। तो फसल के बिना तो हम लोग का भोजन पर्याप्त नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मिट्टी क्या होनी चाहिए, उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, ताकि अच्छी प्रकार से फसल हो सके और हम अपना जीवन यापन वहाँ पर
अच्छा ढंग से कर सकेंगे। तो 3 बातें जरूरी ध्यान रखना है, जल की उपलब्धता, भू आकृति और मृदाएं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, आर्थिक कारक। वो भौगोलिक कारक था उसका, जनसंख्या वितरण का। अब आर्थिक कारक समझते हैं। आर्थिक कारण के मूल 3 पॉइंट दिए गए हैं। एक है औद्योगिकीकरण, दूसरा है नगरीकरण और तीसरा है खनिज। तो औद्योगिकीकरण क्या होता है? जिन क्षेत्रों में उद्योग होते हैं वहाँ मजदूरों को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। जिन क्षेत्रों में उद्योग होते हैं वहाँ क्या होते हैं? मजदूर को बड़े पैमानों पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। लोग नगरीय क्षेत्रों में अधिक बसते हैं क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवाएं अच्छी होती है। नगरीकरण, औद्योगिकरण समझा पहले। जिन क्षेत्रों में उद्योग होते हैं वहाँ मजदूरों को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। औद्योगिकरण बहुत ही ज़रूरी है, इससे भी जनसंख्या क्या होती है? वितरण होती है। औद्योगिकरण नहीं होगा तो वहाँ पर रोजगार के अवसर प्रदान नहीं होंगे तो लोग वहाँ रहना नहीं चाहेंगे, तो इससे भी क्या होती है? वितरण हो जाती है जनसंख्या। अगला है नगरीकरण। लोग नगरीकरण क्षेत्रों में अधिक बसते हैं क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवाएं अच्छी होती है। लोग ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर नगर की व्यवस्था को खोजते हैं क्योंकि नगर में सारी व्यवस्थाएं उसको उपलब्ध होती है। अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी व्यवस्थाएं वहाँ पर मिलती है, इसीलिए सभी लोग नगर में रहना पसंद करते हैं। तो नगरीकरण नहीं होने के कारण भी क्या होता है? उपलब्धता सारे सामान नहीं होने के कारण भी लोग पलायन करते हैं गाँव से नगर की ओर, जो कि जनसंख्या क्या बोलते हैं, जनसंख्या वितरण के मुख्य कारण ये भी हैं। अगला है आपका खनिज। जिन क्षेत्रों में अधिक खनिज पाए जाते हैं वहाँ खनन कार्य अधिक होता है, जिसकी वजह से मजदूर को रोजगार उपलब्ध होता है। खनिज का संसाधन उपलब्ध होना, जहाँ पर खनिज का संसाधन उपलब्ध है वहाँ पर मजदूर लोग को रोजगार मिल जाता है और वहाँ पर अपनी रोजगार कर जीवन यापन करना शुरू कर देते हैं और अच्छी प्रकार से वहाँ रहने लगते हैं। अगर ये भी प्राप्त ना हो, खनिज भी नहीं हो, तो इससे भी जनसंख्या वितरण की समस्या उपलब्ध होती है। अतः ये तीनों पॉइंट आर्थिक कारक हो गया आपका, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण और खनिज। मूल रूप से इन पॉइंट को आपको याद रखना, औद्योगिकीकरण के कारण और नगरीकरण के कारण और खनिज की उपलब्धता, ये तीनों उपलब्धता नहीं होने के कारण लोग क्या करते हैं? जनसंख्या वितरण करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है। समझिए, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है। जनांकीय संरक्षण का सिद्धांत का उपयोग, तो उसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो याद रखेंगे, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। जनसंख्या कितना है उसका वर्णन करना और भविष्य में पूर्वानुमान लगाया जाता है कि भविष्य में कितनी जनसंख्या होने की संभावना है, तो इसका उपयोग याद रखेंगे आपको जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। ठीक है। प्रथम अवस्था इसमें क्या है? प्रथम अवस्था है द्रव जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर तेजी होती है। ठीक है, उच्च जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर होती है, समझ गए। उसके बाद धीमी जनसंख्या वृद्धि दर होती है, जनसंख्या कम होती है और मृत्यु दर क्या होती है? अधिक होती है। प्रथम अवस्था के अंतर्गत आते हैं लोग खेती का काम करते हैं। लोग अधिकतर क्या करते हैं? खेती का काम करते हैं। जीवन प्रत्यक्ष कम होती है, जीवन जो है ना उनका प्रत्यक्ष रूप से कम निर्भर करता है। लोग अधिकार अशिक्षित होते हैं। अधिकतर लोग क्या होते हैं? अशिक्षित होते हैं। तो प्रथम अवस्था के अंतर्गत उच्च जन्म तथा उच्च मृत्यु दर होती है, धीमी जनसंख्या वृद्धि दर होती है, मृत्यु दर उच्च होती है और जन्म दर क्या होती है? उच्च होती है। लेकिन जनसंख्या वृद्धि दर धीमी होती है। ज़्यादातर लोग खेती का काम करते हैं। जीवन
प्रयत्न कम होती है, जीवन में प्रयत्न क्या करते हैं, कम होते हैं। लोग अधिकतर अशिक्षित होते हैं, लोग अधिकतर अशिक्षित होते हैं। अब द्वितीय अवस्था की बात करेंगे तो द्वितीय अवस्था के अंतर्गत आते हैं प्रारंभ में उच्च प्रजननशीलता होती है। प्रारंभ में जो है प्रजनन की बढ़ोतरी हुई, प्रजनन की उच्च प्रजननशीलता हुई और उसके अलावा जो है प्रजननशीलता घटती जाती है। साथ ही संबंधी दशाओं में सुधार, स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में सुधार, जनसंख्या में होने वाला विभिन्न प्रकार की उच्च स्तरीय सेवाएं, तो ये सारी जो है द्वितीय अवस्था के अंतर्गत आते हैं। तृतीय अवस्था है आपका जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों घट जाती है। जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों क्या होती है, घटती जाती है। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या धीमी गति से बढ़ती है। जनसंख्या नगरीय तथा शिक्षित हो जाती है, तकनीकी ज्ञान हो जाता है, तो ये तृतीय अवस्था के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखेंगे जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों घट जाती है। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या धीमी गति से बढ़ती है। जनसंख्या नगरीय तथा शिक्षित हो जाती है, तकनीकी ज्ञान हो जाता है, तकनीकी ज्ञान हो जाता है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत से क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कहा जाता सकता है कि जनांकीय सिद्धांत से भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। इससे क्या होता है, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। हम लोग शॉर्टली रूप में समझेंगे। जनांकीय सिद्धांत का मूल जो उपयोग है ना, इससे जनसंख्या कितनी है, कितनी वृद्धि हो रही है और आगे कुछ दिनों में, कुछ सालों में कितनी जनसंख्या होगी, इसका पूर्वानुमान लगाया जाता है इसके द्वारा। तो इसको याद रखेंगे आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, इसके अंतर्गत क्या होता है, जनांकीय सिद्धांत के अंतर्गत भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाया जाता है, पूर्वानुमान लगाया जाता है। ठीक है, इसे एक बार इसको रिवीज कर लेते हैं। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या कहती है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहती है कि इसके उपयोग से जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान किया जा सकता है। इसकी 3 अवस्थाएं हैं, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था। पहली अवस्था उच्च दर तथा उच्च मृत्यु दर होती है, धीमी जनसंख्या वृद्धि दर होती है। अधिकतर लोग खेती का काम करते, जीवन प्रत्यक्ष कम होते, जीवन प्रजनन क्या होती है, कम होती है और लोग अधिकतर अशिक्षित होते हैं। द्वितीय अवस्था के अंतर्गत आते हैं, आरंभ में उच्च प्रजननशीलता रहती है और उसके अलावे प्रजननशीलता घट जाती है, फिर स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में सुधार हो सकती है। जन्म मृत्यु दर क्या है, उच्च या कम हो जाता है। तृतीय अवस्था के अंतर्गत आता है, जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों घट जाती है। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या धीमी गति से बढ़ती है। जनसंख्या नगरीय तथा शिक्षित हो जाती है, तकनीकी का ज्ञान हो सकता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि जनांकीय सिद्धांत से भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। याद रहेगा आपको, जनांकीय सिद्धांत से क्या होता है, भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना, मूल रूप से याद रखना है कि जनांकीय सिद्धांत क्या है, वह सिद्धांत है जिससे भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, जिससे भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याएं, जनसंख्या जो वृद्धि हो जाती है उससे क्या समस्याएं उत्पन्न हो। पहला आपका संसाधनों पर दबाव पड़ेगा, संसाधनों पर क्या होगा, दबाव पड़ेगा। अगर वृद्धि हो जाती है, संसाधन कम है तो वहाँ पर क्या होगा, अधिक से अधिक लोग उपयोग करेंगे और संसाधन पर दबाव बढ़ जाएगा। दूसरी बात है प्रदूषण, जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, प्रदूषण भी फैलेगा। जितनी जनसंख्या होगी सब उतनी सामान के उपयोग करेंगे, उतने वाहनों के उपयोग करेंगे, उतनी बोलेंगे, तो ये सब से क्या होगी, जनसंख्या में प्रदूषण भी बढ़ेगा। जनसंख्या वृद्धि होने से प्रदूषण की समस्याएं भी बढ़ेगी, संसाधन की दबाव बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है विकास में बाधा होगी, विकास कम लोगों में
विकास सीमित होने पर अच्छी कार्य होगी, विकास होगी, बट अगर अधिक लोग हैं तो उतना ही विकास में कम कार्य लगेंगे कि मतलब विकास हो ही नहीं रहा, तो विकास में बाधा आएगी, अधिक से अधिक वर्क नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगला है भरण पोषण की समस्या। और भरण पोषण की समस्या आएगी जी, वास्तविक बात है कि अगर जनसंख्या वृद्धि हो रहा है तो यहाँ पर खपत अधिक हो जाएगा, खाने पीने की सामग्री पर मतलब अधिक से अधिक खपत होगा, कृषि में अधिक से अधिक परिवर्तन लाना होगा और ये सब अचानक से संभव नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए भरण पोषण में क्या होगी, समस्या होगी, विकास में बाधा आएगी, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी, अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल पाएगा, तो विकास में क्या आएगी, बाधा। प्रदूषण की समस्या से जूझते रहेंगे बराबर, प्रदूषण फैलेगी, अधिक से अधिक संसाधन पर दबाव बना रहेगा, हर चीज़ का उपयोग बढ़ेगा और संसाधन पर क्या हो जाएगा, दबाव बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है? सबसे कम वृद्धि जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है? अगला है, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप कौन सा है? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, आप कमेंट में इसका आंसर शेयर कीजिए। फिर मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर ले, ताकि प्रत्येक दिन उसको HW भी मिलता रहे और अपना सिलेबस अच्छा से कंप्लीट कर सके। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।